हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में आपका एक टॉपिक है एंश्योरिंग सेग्रेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, कि मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हॉस्टल वार्डन्स रखना क्यों ज़रूरी है, इन सभी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो एक और क्लास इसकी पहले हो चुकी है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लास आपकी क्लास 5। तो इसमें हमने बोला था कि कुछ रूल्स होते हैं कि सेग्रेशन क्यों ज़रूरी है उसके, जैसे एंटी रैगिंग रूल हो गया, आपका ज़ीरो टॉलरेंस हो गया, तो उनके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो एंटी रैगिंग रूल्स क्या होते हैं? किसी भी रूप में रैगिंग का एक संज्ञेय अपराध है। आप सभी जानते हैं कि रैगिंग को कितना बड़ा अपराध माना गया है, कि किसी बच्चे की रैगिंग करने पर कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो बच्चा सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है, या फिर उसमें हीन भावना आ जाती है। ठीक है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाता है। तो इस तरह की सिचुएशंस आ जाती है, बच्चे को फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है जिसको एंटी रैगिंग रूल कहा जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार गंभीर रूप से दंडनीय है। अगर कोई बच्चा अपने से जूनियर बच्चे का या किसी भी और बच्चे का के साथ में रैगिंग करता है, तो वो जो रैगिंग है वो एक संज्ञेय अपराध है, और इसके लिए दंड का प्रावधान है, जो कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रावास से निष्कासन भी हो सकता है, और अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप संस्थान में निष्कासन भी हो सकता है। ठीक है, कि हॉस्टल से निकाल दिया जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा रैगिंग करता है उसको स्कूल से ही निकाल दिया जाए। संस्थान प्रशासन कानून के तहत उचित कार्यवाही करने के लिए रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस को भी कर सकता है। जैसे कोई छोटी मोटी घटना हो गई तो वो स्कूल उसमें मैनेज कर लेता है, बट अगर बड़े स्तर पर इस तरह की कोई अपराध या घटना होती है तो उसके लिए पुलिस को बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने पर यूजीसी विनियम 2009 में आया है। ये सन याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाए, क्योंकि हॉस्टल वार्डन आपके क्लास 1 से लेकर 12 तक भी स्कूल्स होते हैं, तो उनको भी थोड़े जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, रैगिंग निम्नलिखित में से एक या अधिक कृत्यों में से एक है, जैसे किसी भी छात्र या छात्रा द्वारा बोले गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या किसी ऐसे कार्य द्वारा किया गया कोई भी आचरण जिसका प्रभाव किसी नए छात्र या किसी अन्य छात्र को चिढ़ाने जैसा हो। ठीक है, जैसे कि यूनिफॉर्म को लेकर हो गया, कि कुछ बच्चे होते हैं वो तो बड़े घरों से आते हैं, उनके पास कपड़े अच्छे होते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से होते हैं कि उनके पास इतने अच्छे कपड़े नहीं होते, तो कपड़ों को लेकर चिढ़ाना हो गया, या उसके ऊपर कुछ लिख दिया, उसके पीछे कुछ चिपका दिया। इस तरह की जो घटनाएं हो जाती हैं वो रैगिंग की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी भी छात्र में ऐसा कुछ भी करने के लिए कहना जो ऐसे छात्र सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं करेंगे और इससे शर्मिंदगी की भावना पैदा होगी या शर्मिंदगी होगी, जिसे नवांगुत या किसी अन्य के शरीर या मानस के पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो दूसरे छात्रों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने बताया था कि कपड़ों को लेकर हो गया, चिढ़ाना हो गया, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कराना हो गया कि हाँ भाई आप अपनी शर्ट उतार के पूरे हॉस्टल में घूमिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जिस बच्चे के साथ ये व्यवहार होता है वो मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर में आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाता है। ठीक है, वरिष्ठ छात्रों द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो किसी अन्य छात्र या नए छात्र की नियमित शैक्षणिक गतिविधि को रोकता है, बाधित करता है या परेशान करता है। ठीक है, कि बच्चा पढ़ रहा है, आपने उसकी रैगिंग करने के लिए उसके रूम की लाइट बंद कर दी या लाइट कट कर दी, वो पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, खाने के लिए जा रहा है तो खाना मतलब जो है वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, उसका खाना गिरा दे रहे हैं। तो ये सारी जो श्रेणियाँ होती हैं, ये सारे कृत्य रैगिंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य जिसमें इसके सभी प्रकार शामिल हैं, जैसे कि यौन शोषण, समलैंगिक हमले, कपड़े उतारना, अश्लील हरकतें करना, शारीरिक नुकसान पहुंचाना, या स्वास्थ्य या व्यक्ति का कोई अन्य खतरा जो होता है, ये सारी चीज़ें आपकी रैगिंग की श्रेणी में हैं। मौखिक, लिखित, साइबर, ईमेल आदि द्वारा कोई भी कार्य या दुरुपयोग, कि कोई बच्चा अगर नहा रहा है उसकी फ़ोटो ले लेना, या कुछ भी अन्य क्रिया कर रहा है उसकी फ़ोटो या वीडियो निकाल लेना, फिर उसको वायरल कर देना, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी रैगिंग की श्रेणी में ही आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोई भी कार्य जो किसी नए छात्र या किसी अन्य छात्र के मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, उसको गलत तरीके से, ठीक है, सही तरीके से प्रभावित करता है तो वो रैगिंग में नहीं आएगा, बट गलत तरीके से अगर उसको नुकसान पहुंच रहा है उस चीज़ से,
बच्चा डीमोटिवेट होता जा रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसी जो कार्य हैं, अपराध हैं, वो आपकी रैगिंग में ही आते हैं। कुछ नए यूजीसी MHRD निर्देशों में परिभाषित कोई भी कार्य, ठीक है, इन्होंने अपनी एक गाइड, यूजीसी ने, इंटर स्कूल्स ने हर तरह से अपनी एक गाइडलाइन निकाली है रैगिंग के लिए, तो वो सभी जो है वो रैगिंग की श्रेणी में ही हैं। रैगिंग में शामिल होने पर क्या कार्यवाही है वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो कक्षाओं में भाग लेने और शैक्षणिक विशेषाधिकारों से निलंबन कर दिया जाता है। छात्रवृत्ति, फेलोशिप और अन्य लाभों को रोकना, वापस लेना, कि कोई बच्चा अगर छात्रवृत्ति पर है, स्कॉलरशिप पर है, तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी, ठीक है, या उसको वापस ले ली जाएगी। परिणाम रोकना, रिजल्ट रोक दिया जाएगा। उनको टेस्ट जो होते हैं, आपके जो मंथली टेस्ट हो रहे हैं, उनके मार्क्स जो फाइनल ईयर में जुड़ रहे हैं, उन मार्क्स को कट कर लेना, ठीक है। प्रवेश रद्द कर देना, बिल्कुल स्कूल से ही निकाल देना। किसी भी परीक्षा या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना, ठीक है, क्योंकि सिर्फ जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वही एक परीक्षा या मूल्यांकन का ज़रिया नहीं होता है। ऑल ओवर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन सभी को मूल्यांकन में रखा जाता है। तो उसमें से उन सभी से जो भी बच्चा इस तरह का अपराध करता है उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। 1 से 4 सेमेस्टर की अवधि के लिए रैगिंग के लिए संस्थान से निष्कासन, या ज़रूरी नहीं कि उनको पूरे साल के लिए ही निकाल दिया जाए, निष्कासन कर दिया जाए। कुछ अगर जो अपराध है वो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो कुछ समय के लिए भी निष्कासन दिया जा सकता है। भारत सरकार के नियमानुसार पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती है, ठीक है। तो छात्रावास की अनुशासनात्मक कार्यवाही, तो ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि मेल्स हॉस्टल के लिए क्या ज़रूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड फीमेल हॉस्टल्स के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ जो अनुशासनात्मक कार्यवाही है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। यदि उपयुक्त प्राधिकारी संतुष्ट है कि छात्रों के खिलाफ कोई मामला मौजूद है, तो उसे अंतिम जांच तक छात्रावास से निलंबित किया जा सकता है। कि कोई अपराध अगर पता चलता है तो उसको कुछ दिनों, जब तक कार्यवाही चल रही है, उसका अपराध सही या गलत साबित नहीं हो जा रहा है, तब तक कि उसके लिए उसको निलंबित किया जा सकता है, जिसके परिणाम की कोई घोषणा ऐसे निलंबन के 30 दिनों के भीतर की जानी है। तो जो कार्यवाही हो रही है वो 30 दिनों के अंतर उसका परिणाम जो है वो पता चल जाना चाहिए कि बच्चे ने अपराध किया है या नहीं किया है। कि अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो उसकी जो इतनी पढ़ाई है वो भी तो लॉस होगी, ठीक है। तो जो प्रक्रिया होती है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। यदि छात्रों को बरी कर दिया जाता है या निर्णय में 30 दिनों से अधिक की देरी हो जाती है तो ऐसा निलंबन रद्द किया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो कार्यवाही को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे, जिससे क्या हो कि अगर बच्चा निर्दोष है तो उसकी पढ़ाई जारी रहे, और अगर बच्चा दोषी पाया जाता है तो उसको निष्कासित करके जो स्कूल की प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, ठीक है। संबंधित छात्रावास वार्डन, सहायक वार्डन छात्रावास से संबंधित छात्रावास आचरण नियमों के उल्लंघन के सभी मामलों की जांच करेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे, ठीक है। तो जो छात्रा वार्डन है, छात्रावास के वार्डन है यानी हॉस्टल वार्डन है, और जो असिस्टेंट वार्डन्स जो अपॉइंट किए जाते हैं, उन सभी की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह का कोई अपराध, रैगिंग वगैरह हो रही है तो उसकी जांच करना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आचरण नियमों के उल्लंघन की गंभीरता के मामले में संबंधित छात्रावास के वार्डन मुख्य वार्डन से जांच करने और अनुशासनात्मक दंड के तहत परिभाषित उचित कार्यवाही करने के लिए एक समिति गठित करने का अनुरोध कर सकते हैं। ये समिति तभी गठित होगी जब अपराध थोड़ा संज्ञेय हो, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा अपराध हो, जिससे जिस बच्चे के साथ में रैगिंग की गई है उसको बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ हो, उसको शारीरिक मानसिक शोषण हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में जब हॉस्टल वार्डन अकेला उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो जो मुख्य हॉस्टल वार्डन होंगे या जो भी उनसे ऊपर की पोस्ट पर होंगे, तो उनसे कहकर वो एक समिति का गठन कराएंगे, जिससे जांच प्रक्रिया को और ज़्यादा आसानी से और जल्दी किया जा सके, ठीक है। छात्रावास नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए निदेशक, डीन जो छात्र कल्याण के लिए नियुक्त किए जाते हैं, एक समिति भी नियुक्त कर सकते हैं। मुख्य वार्डन द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा कर सकता है। जैसे कि अगर कोई कार्य वार्डन ने किया, ठीक है, रैगिंग हुई, वार्डन ने कोई निर्णय दिया, और अगर रैगिंग सहने वाला बच्चा उस निर्णय से सहमत नहीं है, तो वो मुख्य वार्डन से कह सकता है कि आप एक बार फिर से जाकर दोबारा से जो इंस्पेक्शन है उसको करिए, जिससे क्या हो कि हमारे साथ में न्याय हो, ठीक है। और मुख्य वार्डन द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा डीन यानी छात्र कल्याण द्वारा
की जा सकती है। निदेशक बिना कोई कारण बताए छात्रावास प्राधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि वार्डन ने जो भी डिसीज़न ले लिया है रैगिंग के अपराध के लिए वही फाइनल है। अगर उससे ऊपर की पोस्ट वाला अधिकारी चाहेगा तो वो उसके निर्णय की समीक्षा, वार्डन के निर्णय की समीक्षा अच्छे से दोबारा से कर सकता है और अपना निर्णय उस पर रख सकता है। ठीक है, संबंधित छात्रावास के अधिकारियों द्वारा छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे प्राधिकारी द्वारा दंडित किया जा सकता है। सभी वार्डन ऐसे निर्णयों का सम्मान करेंगे। अगर वार्डन से ऊपर का अधिकारी कोई निर्णय लेता है या वार्डन के निर्णय को बदल देता है तो वार्डन को भी इसमें सहमत होना पड़ेगा। उसको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने होंगे कि हाँ हमारा निर्णय सही था, आप इसमें मत आइए, क्योंकि वो उनसे ऊंची पोस्ट पर है, उनसे ज़्यादा समझदार हैं। उनका ये अधिकार बनता है कि वो दोबारा से इंस्पेक्शन करें, दोबारा से समिति बिठाएं, दोबारा से पूरी जांच प्रक्रिया करके और एक सही निर्णय पर पहुँचें, और ये जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, सभी को मानना होगा। ओके, नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। तो इसके लिए कुछ और पनिशमेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। किसी भी आचरण और अनुशासन नियम का उल्लंघन करने वाले छात्रों को तदनुसार दंडित किया जाएगा। वार्डन और सहायक वार्डन को छात्रावास नियमों के अनुसार निम्नलिखित दंड लगाने का अधिकार है। तो कौन कौन से वो दंड हैं उनको देख लेते हैं कि लिखित या मौखिक चेतावनी या सार्वजनिक माफ़ी कर सकता है, कि आप रिटन जो स्टेटमेंट है वो दीजिए कि आप सॉरी फील कर रहे हैं, या जो सामने वाला व्यक्ति है उसके माता पिता बैठे हैं उनसे आप बोल कर सॉरी मांगिए। ठीक है, सॉरी फील करिए। एंड सार्वजनिक माफ़ी कि आप एक हॉल या मीटिंग या फिर जो समिति बिठाई गई है उनके सामने जाकर सार्वजनिक माफ़ी मांगिए। ठीक है, तो इस तरह के दंड दे सकते हैं। 5,000 रुपये या उससे अधिक की राशि तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है अगर बच्चे को, रैगिंग सहने वाले बच्चे को ज़्यादा नुकसान हुआ है तो। ठीक है, माता पिता को बुलाया जा सकता है। तो माता पिता को बुलाना, दिस इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको दोनों, जिसने रैगिंग की है एंड जिसके साथ रैगिंग हुई है, ठीक है, दोनों के ही जो गार्जियंस हैं उनको बुलाना सबसे पहले ज़रूरी होता है। एंड अगर गार्जियन कुछ एक्शन लेना चाहते हैं कि वो पुलिस बुलाना चाहते हैं तो इसमें जो हॉस्टल वार्डन होता है, जो स्कूल होते हैं, उनकी पूरी सहमति, सहयोग होना चाहिए। ठीक है, हॉस्टल में 6 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए निष्कासित किया जा सकता है। छात्रावास अनुशासन नियमों से संबंधित गंभीर उल्लंघन या किसी भी छात्र द्वारा किए गए किसी अन्य गंभीर अपराध के मामले में वार्डन, सहायक वार्डन मामलों को मुख्य वार्डन को भेज सकते हैं। ठीक है, अगर कोई अपराध बहुत ज़्यादा बड़ा है और वार्डन और सहायक वार्डन जो है वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं या उनके अंडर में वो रूल्स रेगुलेशंस नहीं आ रहे हैं, तो जो मुख्य वार्डन है उनको वो मामला भेज सकते हैं। ऐसे मामलों के निदेशक डीन एक जांच समिति भी गठित कर सकते हैं, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इन इंडिया। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चलती है हॉस्टल्स में। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की रैगिंग वगैरह करता है तो उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हॉस्टल्स की पॉलिसीज़ में लिखे होते हैं कि ये वाले जो कार्य हैं या अपराध हैं वो टॉलरेट नहीं किए जा सकते हैं, उन पर बच्चे के ऊपर कार्यवाही ज़रूर होगी। ठीक है, कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। रैगिंग का कोई भी कृत्य, चाहे बड़ा हो या छोटा, अनदेखा नहीं किया जाएगा। कोई भी रैगर पुरुष या महिला छात्र या गैर छात्र बख्शा नहीं जाएगा। रैगिंग के खिलाफ कार्यवाही करने में विफल रहने वाले किसी भी संस्थान या संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप जिस भी स्टूडेंट से रैगिंग की है उसके ऊपर सही कार्यवाही नहीं करते हैं तो संचालन, मतलब जो स्कूल और हॉस्टल है उसका संचालन भी रोक दिया जाएगा। और ये जो रोकेगा वो गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी, जो ये देखेगी कि हाँ आपने किसी बच्चे को इतने बड़े अपराध के लिए सज़ा नहीं दी, आप उसके लिए सही कार्यवाही नहीं कर पाए हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने 8 मई 2009 को अपने फैसले में रैगिंग रोकथाम कार्यक्रम के कार्यान्वयन का आदेश दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ एक टोल फ्री नंबर, एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, कॉल सेंटर, संस्थान, छात्रों का डाटाबेस स्थापित करना और एक स्वतंत्र गैर सरकारी एजेंसी को शामिल करना शामिल था। और ये इसको निगरानी एजेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि पूरे संस्थानों के जितने भी संस्थान हैं उन सभी की लिए गाइडलाइंस बनाता है एंड देखता है कि कोई
अगर अपराध हो रहा है तो उसकी सही कार्यवाही हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, 8 मई 2009 को एंटी रैगिंग जो रूल है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। ठीक है, जिसको लागू करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ज़ीरो टॉलरेंस वाक्यांश का उपयोग किसी नीति, प्रथा या कानून का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी निश्चित व्यवहार या अपराध के लिए गंभीर दंड प्रदान करता है, जिसमें परिस्थितियों को कम करने के लिए कोई अपवाद नहीं होता है। कि जो रूल है किसी भी अपराध के लिए, दंड है, निर्धारित है, वो दंड मिलेगा। ठीक है, उसके लिए कोई छूट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई टॉलरेंस नहीं यहाँ पर। ठीक है, यह इंगित करता है कि निर्दिष्ट नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति कोई सहिष्णुता या उदारता नहीं होगी और अपराधियों को तत्काल और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और वो डेज आपको याद रखने होंगे, कितने दिनों के अंदर अंदर पूरी कार्यवाही करनी है, तो 30 दिनों के अंदर, जिससे जो बच्चे की पढ़ाई है वो बाधित ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है ज़ीरो टॉलरेंस नीतियाँ अक्सर उन गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए लागू की जाती हैं जो व्यक्तियों या समुदाय के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकते हैं, जैसे शांति बनाए रखना, मेंटेन पीस एंड ट्रांसक्विलिटी, निवासियों को कोई असुविधा, झुंझलाहट, रुकावट, उपद्रव या कोई ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे छात्रावास में अन्य निवासियों की सामान्य शांति भंग हो। तो यह निवासियों से संबंधित है, स्टूडेंट्स। ठीक है, धूम्रपान, वेपिंग या सिगरेट, तंबाकू रखना। जो निवासी छात्रावास क्षेत्र में सिगरेट या किसी भी प्रकार का तंबाकू पीते या तंबाकू उत्पाद अपने पास रखते हुए पकड़े गए, उन्हें छात्र अनुशासनात्मक बोर्ड के पास भेजा जाएगा और उन्हें छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर ये बताई जा रही हैं कि इनके लिए जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उसको अपनाई जाती है। बदमाशी और उत्पीड़न, कि स्कूल और कार्यस्थल सभी व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाने के लिए बदमाशी और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, ये उत्पीड़न यौन उत्पीड़न, अपमानजनक, शारीरिक, मानसिक आदि हो सकते हैं, के प्रति शून्य सहिष्णुता यानी कि ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपना सकता है। ठीक है, मादक पेय, सिर्फ सिगरेट वगैरह ही नहीं, जो मादक पेय होते हैं जैसे कि शराब वगैरह हो गया, कोई नशीले पदार्थ हो गए हैं, तो सभी प्रकार के मादक पेय या अल्कोहल युक्त पेय सख्त वर्जित हैं और निवासी को छात्रावास के कमरों में कहीं भी ऐसे पेय नहीं रखने चाहिए। ठीक है, जिसके लिए आपको पहले ही बताया गया था, कुछ सैनिटेशंस गार्ड होते हैं जो सैनिटेशन करने के लिए, रूम की साफ़ सफाई करने के लिए उनको रखा जाता है। तो वो अगर इस तरह की कोई गतिविधि पाते हैं तो वो वार्डन से जाकर शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के रूम में जाकर वार्डन नहीं देख सकता है, उसके लिए ही जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अश्लील सामग्री और खतरनाक हथियार, कि निवासियों को किसी भी अश्लील वस्तु, अरुचिकर सामग्री, पत्र या कंप्यूटर में या सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में और विस्फोटक सामग्री सहित किसी भी प्रकार के खतरनाक हथियार रखने की अनुमति नहीं है। ये बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन सभी को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो अपराध के लिए दंड है वो निर्धारित किया गया है, वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, धोखाधड़ी और शैक्षणिक कदाचार, शैक्षणिक संस्थान शैक्षणिक अखंडता को बनाए रखने के लिए शैक्षणिक बेईमानी, साहित्यिक चोरी या धोखाधड़ी के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीतियों को लागू कर सकते हैं। पालतू जानवर रखना, कि भाई हमारा जो पेट है वो हमारे बिना नहीं रह सकता, तो अगर हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो हमारा पेट भी रहेगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, आप किसी भी तरीके के कोई भी पेट को, एनिमल को, बर्ड्स को नहीं रख सकते हैं अपने साथ में। कमरे में खाना पकाना, जैसा कि हम पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चे छोटे भी होते हैं, नासमझ होते हैं, वो अच्छे से अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हॉस्टल्स में, स्कूल्स में मैश कैंटीन वगैरह होती हैं कि अगर आपको भूख लगी है तो पूरा मैस इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि टाइम टू टाइम आपको एक पोषण पदार्थ दिया जाए, पोषण खाना दिया जाए, पोषक तत्वों से भरपूर, जिससे जो हेल्थ है, जो सारे न्यूट्रिशंस हैं वो बच्चे को मिल पाएँ। ठीक है, तो कमरे में खाना पकाना बिल्कुल वर्जित होता है। गंध और कीट उपद्रव को रोकने के लिए सामान्य रसोई क्षेत्र को छोड़कर छात्रावास के कमरे में भोजन का भंडारण और तैयारी सहित सभी प्रकार का खाना बनाना सख्त वर्जित है। ठीक है, आप छोटे छोटे जैसे बिस्किट्स हैं, थोड़ा नमकीन है, ये चीज़ें तो थोड़ा अपने पास रख सकते हैं, बट गैस जलाकर खाना बनाना वो बिल्कुल वर्जित है। ठीक है, नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ हॉस्टल वार्डन फॉर इंश्योरिंग सेग्रीगेशन। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो गई, एंटी रैगिंग रूल्स हो गए, तो ये सारे आपके सेग्रीगेशंस में ही आते हैं। ठीक है, कि मेल एंड फीमेल्स के जो हॉस्टल्स हैं उनको अलग अलग क्यों रखना चाहिए,
जिससे जो रैगिंग है उसको ज़्यादा बढ़ावा ना मिले, ठीक है। एंड जो भी आपके ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसीज़ हैं वो भी इसीलिए बनाई जाती हैं कि मेल्स जो हैं वो फीमेल्स के साथ में या फीमेल मेल्स के साथ में, अपोजिट सेक्स के साथ में कोई किसी तरह की गलत व्यवहार, गलत जो धारणा है वो ना बन जाए, ठीक है। छात्रावास वार्डन को यह सुनिश्चित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि अलगाव को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और इसमें शामिल सभी छात्रों के अधिकारों और गरिमा का सम्मान किया जाए। उनके सामने आने वाली कुछ चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में देखते हैं कि लिंग पहचान संबंधी चिंताओं को संबोधित करना। लिंग पृथक छात्रावास में उन छात्रों को शामिल नहीं किया जा सकता जो गैर बाइनरी या ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान करते हैं, जिसमें बहिष्कार और असुविधा की भावना पैदा होती है, ठीक है। व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखना, यह सुनिश्चित करना कि पुरुष और महिला छात्रों के पास पर्याप्त गोपनीयता है और उन्हें किसी भी असुविधाजनक या घुसपैठ की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि बताया गया था कि आप अपने रूम्स में, हॉस्टल के रूम में अपोजिट सेक्स को नहीं बुला सकते हैं कि लड़के के रूम में लड़की चली जाए, लड़की के रूम में लड़का चला जाए, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अलग वातावरण में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर बाथरूम और सामान्य क्षेत्र जैसी साझा सुविधाओं में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जा सकती है। इसी वजह से लड़कियों के हॉस्टल्स अलग बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें वो अलग होती हैं एंड बॉयज़ की नीड्स एंड ज़रूरतें अलग होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संघर्ष समाधान। अलग अलग वातावरण में छात्रों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे या संघर्ष को संबोधित करने के लिए सावधानीपूर्वक मध्यस्थता या निष्पक्षता की आवश्यकता होती है कि अगर कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि आप लड़कों के सामने तो उनको कह सकते हैं, बट लड़कियां अगर हैं तो आप उनको नहीं कह सकते, नहीं समझा सकते। इसी तरह लड़कियों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि वो लड़कों के सामने या बॉयज़ हॉस्टल में, बॉयज़ कोई लड़का अगर हॉस्टल वार्डन है तो उसके सामने अपनी परेशानियों को नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अलग अलग हॉस्टल्स एंड अलग अलग हॉस्टल वार्डन्स की नीड होती है, ठीक है। बातचीत का प्रबंधन करना, यह सुनिश्चित करना कि पुरुष और महिला छात्र डिज़ाइन किए गए क्षेत्रों के बाहर अनुचित तरीके से बातचीत ना करें, एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है और सख्त नियम लागू करने में से आवश्यक तनाव पैदा हो सकता है, ठीक है। कि भाई अगर कोई लड़का या लड़की आपस में बात कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ गलत भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो अगर आप सख्ती करते हैं तो ऐसी सिचुएशंस में भी जो वो लोग बच्चे होते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि हमारा भला चाह रहे हैं, वो अपना कुछ भी गलत भी कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हॉस्टल में अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो जाएगा। सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाएं, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाएं होती हैं। विविध सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि वाले छात्र हॉस्टल्स में आते हैं, स्कूल में आते हैं, तो छात्रों की ज़रूरतों और संवेदनशीलता को संतुलित करना जटिल हो सकता है, खासकर अगर लिंग अलगाव के संबंध में अलग अलग अपेक्षाएं हों, ठीक है। जैसा कि हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि मेल्स की जो भावनाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, वो अलग होती हैं एंड फीमेल की भावनाएं, अपेक्षाएं जो होती हैं वो अलग होती हैं, जिसकी वजह से सेग्रीगेशंस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष। बेहतर और केंद्रित शिक्षा के लिए छात्रावास क्षेत्रों में पुरुष और महिला छात्रों का अलगाव सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट तो है बट को एजुकेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक अपवाद होता है, तो उसके लिए अधिकांश शैक्षणिक प्रणालियों में सह शिक्षा और एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना, जहां पुरुष और महिला छात्र एक साथ बातचीत कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। एक अधिक व्यापक और अच्छी तरह से सीखने के अनुभव को बढ़ावा देता है। सह शिक्षा लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने में मदद करती है। सेग्रीगेशन ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन अगर हम ज़्यादा ही सेग्रीगेट करते हैं मेल फीमेल को, तो उससे भी जेंडर रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लड़कियां हैं, हाँ हमें अब बस लड़कियों वाले ही काम करने दें, लड़के हैं तो उनको उनके अलग काम करने हैं, तो इससे जो जेंडर रूढ़िवादिता है, लिंग रूढ़िवादिता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको भी रोकना बहुत ज़रूरी होता है। सेग्रीगेशन का मतलब ये नहीं कि आप उनकी जो भावनाएं हैं उनको बिल्कुल अलग कर दें। को एजुकेशन भी इसी पॉलिसी को बढ़ावा देता है कि सह शिक्षा लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने में मदद करती है, आपसी सम्मान को बढ़ावा देती है और छात्रों को विविध वातावरण में वास्तविक जीवन की बातचीत के लिए तैयार करती है। कि आप हॉस्टल में तो सेग्रीगेट कर सकते हैं, बट बच्चा जब बाहर जाएगा, बाहर के माहौल में आएगा,
ठीक है, जब वो कॉलेज में जाएगा तो जब उसको को एजुकेशन झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो उसके माहौल में भी वो डेवलप कर जाए। ठीक है, इतना भी उसको सेग्रीगेट मत कर दीजिए मेल एंड फीमेल को वो बिल्कुल उनके साथ में एडजस्ट करना ही ना चाहे या कर ही ना पाए। तो ये भी एक इसका अपवाद है। जैसे हर चीज़ के कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, तो उनको भी जानना यहाँ पर समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, एंड कोई भी आपके डाउट या फिर सजेशंस हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।